ગાબુઈ મારો વાસો લીમડી મારો ફેરો અંગ્રેજીઓ નહીં માનો રે નહીં માનો મારો વાસો લીમડી મારો ફેરો नमस्कार, स्वागत आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत के इस सफ़र में हम गुजरात के आदिवासियों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम हैं राजस्थान के बांसवाड़ा और गुजरात के महिसागर ज़िले की सीमा पर। यहाँ पर हम बात करेंगे भील आदिवासियों की और जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेज़ों से लड़ाई में भील आदिवासियों का क्या योगदान रहा और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इतिहास में भील आदिवासियों को वो जगह मिली जो उनकी बनती थी। साथ साथ भील आदिवासियों के जीने का अंदाज, उनके रोजगार के मुद्दे भी चर्चा में होंगे। आठ अगस्त की सुबह सुबह मैं भी भारत की टीम अहमदाबाद पहुंची और एयरपोर्ट से सीधे गुजरात के पूर्वी जिलों की तरफ रवाना हुई। दरअसल अगले दिन यानी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस था और हम इस मौके पर गुजरात और राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचना चाहते थे। मानगढ़ पहाड़ी का एक हिस्सा गुजरात में है, लेकिन बड़ा हिस्सा राजस्थान में आता है। हम जब गुजरात के इस इलाके में पहुंचे तो लगातार बारिश हो रही थी। खैर, इन खेतों और झरनों को देखते हुए हम घुमावदार सड़क से मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंच गए। यहां एक तरफ गोविंद गुरु की धुनी है और दूसरी तरफ शहीद स्मारक। ये गुजरात है और ये राजस्थान है। हम पहले गोविंद गुरु की धुनी की तरफ गए। धुनी में लोहे का एक मोटा चिमटा गड़ा है। यह चिमटा आदिवासियों के कोतवाल का प्रतीक है। इसके साथ ही कुछ त्रिशूल भी हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ गैर आदिवासी लोग भी श्रद्धा रखते हैं। गोविंद गुरु के बारे में बताते हैं कि वो खुद बंजारा समुदाय से थे, लेकिन उन्होंने भील आदिवासियों में समाज सुधार के लिए काफी काम किया। गोदरा मारी इजाजम है दल्ली मारी कलम है बुरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो दम को है बुरेटिया नहीं मानो रे मानो धोड़क मारो दम को है जाम्बू मारी फौजी बुरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। गुरु गोविंद महाराज राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में भीलों को आदिवासियों ने समाज सुधार की बातें बताई। इसके बाद में गुरु गोविंद महाराज 10 साल बाद मानगढ़ धाम पर आने मुकाम किया यहाँ पर और मानगढ़ धाम पर ये ध्वनि जागृत की। इसके बाद में कहते हैं कि सन 1913 में एक दिन इस मानगढ़ पहाड़ी पर हजारों की तादाद में भील आदिवासी जमा हुए और जब भील आदिवासियों के जमा होने की खबर यहाँ के स्थानीय राजाओं को मिली तो वो घबरा उठे, क्योंकि भील आदिवासी उनकी और अंग्रेज़ों की सत्ता को लगातार चुनौती पेश कर रहे थे। इस खबर के मिलने के बाद यहाँ के स्थानीय राजाओं ने अपने आकाओं यानी कि अंग्रेज़ों से मदद मांगी और अंग्रेज़ों ने मानगढ़ पहाड़ी की दोनों तरफ की पहाड़ियों पर तोप लगाई, उनसे गोले बरसाए और राइफलों से आदिवासियों के ऊपर हमला किया। कहते हैं कि इस हमले में कम से कम 1500 भील आदिवासियों की जान चली गई। हालांकि इस संख्या को लेकर मतभेद हैं, लेकिन मानगढ़ में भील आदिवासियों के संघर्ष की इस घटना को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। ગાબુઈ મારો વાસો
લીમડી મારો ફેરો અંગ્રેજીઓ નહીં માનો રે નહીં માનો મારો વાતો લીમડી મારો ફેરો અંગ્રેજીઓ નહીં માનો રે નહીં માનો ગાંભુઈ મારો વાતો લીમડી મારો ફેરો અંગ્રેજીઓ નહીં માનો રે નહીં માનો મારો વાતો લીમડી મારો ફેરો मानगढ़ का इतिहास 1981 से लगा करके 17 नवंबर 1913 तक का इतिहास ढूंढ करके दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार से निकाल के लाए। इसके बाद में पूरे राजनीतिक लोगों का और अदर धर्मों का, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनकी निगाहें मानगढ़ पर लगी। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए मानगढ़ की पहाड़ी से अच्छा भला क्या प्रतीक हो सकता था। लगातार बारिश के बावजूद गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से हजारों आदिवासी मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे। यहां धुनी पर नमन कर अपने गौरवमयी इतिहास को शीश झुकाया। भील आदिवासियों के इस संघर्ष को देश के इतिहास में सही तरह से दर्ज ना करने पर कुछ शिकायतें भी सुनने को मिली। आज हम जो इकट्ठा होकर के जो आज अपने इतिहास को याद कर रहे हैं, सिर्फ आज भीलों की बात नहीं है, भारत के पूरे आदिवासियों में उसके इतिहास के साथ ना इंसाफी की है। शायद इतिहासकार जो थे वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि आदिवासी का इतिहास पूरे भारत के सामने आए। भारत सरकार ने जितनी भी सरकारें आई आज तक किसी सरकार ने आदिवासियों के लिए 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जाहिर नहीं किया या कोई ग्रांट भी नहीं दिया और सेलिब्रेशन के लिए कोई व्यवस्था भी आज तक नहीं किया हुआ है। खैर, इतिहास से निकलकर अब समय था वर्तमान में आने का। महिसागर जिले से अब हम रवाना हुए दाहोद जिले के लिए, समझने के लिए भील आदिवासियों के हालात। यहाँ ये बताते चलें कि गुजरात की आदिवासी आबादी का लगभग 47% भील आदिवासी हैं। हम कोई 3 घंटे के सफर के बाद दाहोद की झालोद तहसील के गांव ठेरका पहुंचे। ठेरका एक बड़ा गांव है, लेकिन गांव का एक बड़ा हिस्सा है जहां तक गाड़ी नहीं पहुंच सकती। इस हिस्से तक पहुंचने के लिए हमें रखड़ा यानी छोटे टेम्पो की सवारी करनी पड़ी। पहाड़ी रास्ते से होते हुए गांव के दूसरे हिस्से में हम पहुंचे। यहां पर भी घर की छत खपरेल की है, लेकिन बाकी जिलों से अलग घरों की दीवारें पत्थरों की कित्तलों से बनी हैं। गांव के पहले परिवार से मुलाकात हुई तो वो एक बार की सहम गई। उन्हें लगा कि हम सरकार के आदमी हैं और यहाँ बांध बनाने के लिए जमीन की नपाई के लिए आए होंगे। लेकिन हमने तुरंत उनकी शंका दूर की और थोड़ी देर में माहौल हल्का हो गया। उनकी शंका की वजह साफ थी कि जब तक सरकार को इन आदिवासियों से कुछ नहीं चाहिए तब तक भला कोई सरकारी अधिकारी इतना कष्ट उठाकर यहाँ क्यों आएगा। भील आदिवासी अपने खेत के बीच में ही अपना घर बनाते हैं, लेकिन खेतों में एक ही फसल हो पाती है, पानी की भारी कमी है। बरसात का मौसम उन्हें साल भर के लिए मक्का दे जाता है।
उसके बाद ज्यादातर परिवार गांव छोड़कर मजदूरी के लिए चले जाते हैं। 12वी पास એ બી ખેતી કરે ને ગુજરાતમાં જ અમારા ગામ ગુજરાત આપણી જ ગણાય પણ નહીં કરજા કામ કરે મજૂરી કરે પછી તો અહીંયા પાડે ઘેર પૈસા મોકલે બીજું गुजरात चले जाते हैं मजदूरी करने के। હા तो आप ये भी तो गुजराती है जहाँ पे आप। તો ગુજરાત છે પણ અહીં કામ ચાલતા નહીં ને गर्मियों में हालत ये होती है कि खेतों के लिए तो छोड़िए, पीने का पानी नसीब नहीं होता। क्या क्या फसल बोते हो आप यहाँ पे? ફસલ તો મકાઈ પાકે ગયો हाँ પછી આ ડીમનું પાણી મળે કદાચ ડીમ ભરાય हाँ। તે ઈનાળું પાકે અને ડીમ નહીં ભરાય તો પાણી અમર નહીં મળે નહીં પાકે इस बार डैम में पानी भरा है? પાણી ભરાય પણ ઓછા है कम है। कम है हाँ। तो दूसरी फसल नहीं होएगी। હે આ તો આ જો ડીમ નહીં ભરાય हाँ। તે આપણે પીવા પાણી આપે કે અહીં ખેતીમાં આપે નહીં આપે એવું पीने का पानी नहीं मिलता तो खेती હે कहाँ પછી से? અહીં ખેતીમાં કોણ આપે એવું कहाँ से लाते हो पीने का पानी फिर? પછી આ કૂવા કાઢે ને ખાડા કરે એવું કરીને લાવે ફોકાવ લાવે खड्डा करके गड्ढा खोद के હા पीने का पानी। તો એના પણ અમારે તકલીફ બહુ છે સાહેબ गुजरात सरकार की तरफ से पहाड़ी और कम पानी वाले इलाकों में ड्रिप इरिगेशन के लिए रियायत दी जाती है, लेकिन निगरानी की कमी की वजह से इस योजना का फायदा सिर्फ बड़े किसानों को ही मिलता है। मजदूरी के लिए पलायन का असर शिक्षा पर भी पड़ता है। पूरा परिवार गांव छोड़कर जाता है तो बच्चों का स्कूल भी छूट जाता है। जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से 2001 से 2011 के बीच गुजरात में आदिवासी साक्षरता दर में करीब 15% का सुधार हुआ। फिलहाल ये दर है 62%। हालांकि सरकारी मदद से कई गैर सरकारी संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन दूर दराज के आदिवासी इलाकों में इन स्कूलों में शिक्षा के नाम पर खाना पूर्ति नजर आती है। हम लोग अरावली जिले के एक स्कूल में पहुंचे तो 3 में से एक ही अध्यापिका मौजूद थी। आदिवासियों में स्कूल ड्रॉप आउट रोकने में वनबंधु कल्याण आश्रम जैसी संस्थाओं ने काफी अहम भूमिका निभाई है। इन संस्थाओं को सरकार की तरफ से रिहायशी स्कूल चलाने के लिए धन मुहैया कराया जाता है। बहुत ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा था, लेकिन सरकार ने इतना बढ़िया प्रयत्न किया है कि अब ये ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ही कम हो गया है और यहाँ के बच्चे बहुत सारी इवेंट्स, यानी अभी जो बात करें कि सब जगह पे बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। हालांकि इन स्कूलों की सख्त आलोचना भी होती है। आलोचना ये है कि ये स्कूल सरकारी खर्च पर आदिवासियों पर एक खास संस्कृति थोप रहे हैं। इनकी आदिवासी पहचान को मिटाकर इन्हें नई पहचान देने की कोशिश हो रही है। तो क्या सचमुच में आज़ादी का इतिहास जब लिखा गया तो देश के आदिवासियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई? उनको जो इतिहास में जगह मिलनी चाहिए थी, क्या वो जगह उनको नहीं दी गई? और आज भी आदिवासियों के सामने क्या मुद्दे हैं? उनके रोज़गार से जुड़े हुए, उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक चर्चा के लिए चलेंगे। हमारे आदिवासी के बाजुओं में इतना दम है कि हम किसी के पास भीख नहीं मांगते, खुद कमा के खाते हैं। हमें ज़रूरत है सिर्फ सिंचाई का पानी की, वो भी नर्मदा का पानी की। अगर हमारे खेत में, हर खेत में पानी पहुंच जाएगा, हमें सरकार की किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गुजरात के कई जिलों में घूमने के बाद हम दाहोद जिले में पहुंच चुके हैं और आज हम हैं मोटा नटवा नाम के गांव में। यहां पर हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं और जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में देखा कि आज़ादी की लड़ाई में आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन इतिहास में
जो जगह उनको मिलनी चाहिए थी शायद वो जगह नहीं मिली। आज़ादी के बाद भी क्या कारण है कि आज आदिवासी अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा है? इसके अलावा भी कई मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दाईं तरफ से अगर हम बात करें, राजू भाई हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइमरी टीचर हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं आदिवासी मुद्दों को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजू भाई कार्यक्रम में। उनके साथ ही बैठे हुए हैं नरसी भाई माहिड़ा, जो रिटायर्ड टीचर हैं, वो भी काफ़ी जागरूक नागरिक हैं और इनको इलाके में गुरुजी के नाम से यहाँ पर लोग जानते हैं। उनके साथ ही बैठे हैं मनीष चारिल साहब, जो एक प्रोफेसर हैं, वो भी चर्चा में मौजूद रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ ही बैठे हुए हैं रमेश कटारा साहब, वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर नीलेश बामणिया, जो भीलिस्तान टाइगर सेना के संयोजक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बड़ी तादाद में यहाँ पर आदिवासी लोग मौजूद हैं, जिनमें बड़ी तादाद में नौजवान हैं जो पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राजू भाई चर्चा आपके साथ शुरू करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हमें यहाँ आने का मौका मिला और हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में मानगढ़ पहाड़ी पर आदिवासी नौजवान, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, लेकिन नौजवानों की बड़ी तादाद थी। दूसरी बात, हमें जो मानगढ़ की पूरी कहानी पता चली कि वहाँ पर 1500 से ज़्यादा भील आदिवासियों की जान गई अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। लेकिन क्या वजह आपको समझ में आती है कि इतिहास में मानगढ़ का या भील आदिवासियों की शहादत का जिक्र नहीं आता है? आपके पहले सवाल का मैं जवाब दूंगा। पहले सवाल में आपने पूछा कि नौजवानों की भीड़ क्यों थी। नौजवानों की भीड़ इसलिए थी कि अभी कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हम आदिवासियों की पहचान बदलने की कोशिश हो रही है। हमें वनवासी कहा जा रहा है, कहीं कहीं वनबंधु कहा जा रहा है। इससे हमारे युवा आक्रोशित है। युवाओं को लगता है कि हम आदिवासी है, आदिवासी रहेंगे, इस देश के मालिक है। इसलिए अपनी पहचान बताने के लिए वो मानगढ़ पर इतनी तादाद में इकट्ठा हुए। आपका दूसरा सवाल जो था उसमें इतिहास की बात में ऐसा है कि जहाँ जहाँ भी आदिवासी इस देश में अंग्रेज़ों या सामंतों के सामने लड़े हैं तो उनका कहीं भी जिक्र नहीं होता है, सिवाय कि बिरसा मुंडा जैसे एक दो गिने चुने स्वातंत्र्य सेनानी। इसकी वजह यह है कि आदिवासी जिन लोगों के खिलाफ लड़े हैं वो लोग अपने आप को बहुत ऊंचा मानते थे या क्या मानते थे कोई पता नहीं। शायद सत्ता पर उनका कब्जा था। आदिवासी पर वो अपना कब्जा अभी तक आज़ादी तक जमा नहीं सके थे। अंग्रेज़ भी सत्ता जमाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए सबको ये था कि आदिवासियों को अगर हम इग्नोर करेंगे, उनको गिनती में ही नहीं लेंगे, तो उनका इतिहास भी नहीं लिखेंगे, तो उनका अस्तित्व, मतलब कि आदिवासी की जो पहचान है, इस देश का जो मालिक आदिवासी है, वो जो पहचान है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। जी गुरुजी, क्यों? मतलब कि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में आदिवासियों को लेकर संसद में भी काफ़ी चर्चा रही, लेकिन क्या कारण आपको नज़र आता है कि आदिवासियों की पहचान संकट में है? जैसा कि राजू भाई ने कहा कि उनको वनवासी कहा जाता है, वनबंधु कहा जाता है, संविधान में उनको जनजाति कहा गया, अनुसूचित जनजाति कहा गया। तो आप क्या चाहते हैं, किस पहचान के साथ आदिवासी रहना चाहता है? एक तो समझ लो कि पैसा एक्ट बना, फिर अनुसूची 5-6 अगस्त बंधारण में मौजूद है, उसका अब तक उसका अमलीकरण जो होना चाहिए आज तक नहीं हुआ है। सब एकजुट के सब दूसरे लोग बस आदिवासी संस्कृति, आदिवासी के जो रहन सहन, वो सब मिटा देने के बाबत में सोच रहे हैं, मिटाते हैं। आदिवासी एकजुट होते नहीं हैं, इसीलिए ये सब तकलीफ हो रही है। जी प्रोफेसर चारिल, आपके पास मैं आना चाहूँगा। अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम करते हैं, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है आदिवासी बच्चों का, क्या वजह है? सर मैं बताऊँ, इसकी वजह ये हो सकती है कि यहाँ एरीगेशन की सुविधा नहीं है, तो साल में 7-8 महीने हमारे लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं। अब इसका माता पिता मजदूरी करने जाते हो तो बच्चे को कहाँ रखे जाए, तो बच्चों के अभी अपने साथ ले जाते हैं। तो ये एक मजबूरी है हमारी कि हमारे इरिगेशन की अगर प्रॉब्लम मिट जाए
तो शायद वो ड्रॉप आउट रेशियो है ये कम हो सकता है। जी रमेश कटारा साहब, इसी सवाल पे को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। जो स्कूल हैं उसमें मान ली कई जगह ऐसा हुआ कि 3 अध्यापक हैं वहाँ पर, लेकिन उनमें से एक ही आता है, एक हफ्ते एक आता है, दूसरे हफ्ते एक, इस तरह से रोटेशन बनाया हुआ है। क्या मतलब गुजरात को एक डेवलप्ड राज्य के तौर पर देखा जाता है, ऐसी स्थिति आदिवासी इलाकों में क्यों है? हम देखते हैं कि कई सालों से ये आदिवासी प्रजा सबके साथ न्याय के लिए भिड़ी है, मगर इसमें प्रॉब्लम यहाँ आया है कि 1950-47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसी टाइम तो हमारी जनजाति मजबूत थी, दिल से दिमाग से बिल्कुल मजबूत थी, मगर उसी के बाद जो प्रशासन आया, ये प्रशासन में ने हमारे आदिवासी जात का जो इतिहास, इसकी हिस्ट्री को उजागर करना था, वो मेरे ख्याल से नहीं किया है। उसी वजह से हमारे अभी के लोग हैं, उसी के पास हमारे पूर्वजों का जो पूरा इतिहास होना चाहिए वो नहीं है। डॉक्टर नीलेश बामणिया जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि 2016 में जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, भीलिस्तान टाइगर सेना बनाने की ज़रूरत आप लोगों को क्यों महसूस हुई? हमने सोचा, हमने देखा बरसों से, सदियों से, जिसने भी राजपूतों से लड़े, मुग़लों से लड़े, मराठा से लड़े, सबसे लड़े, लेकिन हमारा नाम कहीं पे भी नहीं है। हमारे जो लोग थे मदद करने वाले वो दलाल हो गए। अभी आज की पोजीशन में भारत में हमारे लोग हैं, ट्राइबल के लीडर है, लेकिन सब दलाल हो गए, हमारे समाज को बेच रहे हैं। कोई लोकल इश्यू, पब्लिक को पानी नहीं है, जनता, हमारे विस्तार में डैम है, डैम का पानी हमको मिल नहीं रहा। हमारा अनाज का भाव भी वो लोग बना रहे हैं, कब भाव मिलेगा, उनकी अनाज मंडली उनकी होती है, उनके लोग होते हैं। हमारे शहरों, हमारे आदिवासी विस्तारों में, शहरों में वो लोग बैठते हैं, और हमारा लोग, हमारे नेता लोग वो बोल नहीं रहे, वो अपनी पार्टी के हाई कमांड के गुलाम होते हैं। इसीलिए बीटीएस ने सोचा कि अगली बार 2070 में तो राज होगा तो आदिवासी का होगा, इसीलिए हम राज भी लेने चाहिए। जी राजू भाई, क्या जो पहचान का संकट है आदिवासियों का, जो डॉक्टर बामणिया कह रहे हैं कि आदिवासी लीडरशिप ने कमज़ोरी दिखाई है, क्या उनके आरोपों का आप सही मानते हैं? हाँ, उनकी बात को मैं कुछ हद तक सही मानता हूँ, कुछ हद तक नहीं, ज़्यादा हद तक। संविधान में हमें अनुसूचित जनजाति कहा गया, और उसके बाद हमें जो झेलना पड़ रहा है वो सरकार या हमारे प्रतिनिधि है, आदिवासी प्रतिनिधि जो शासन में बैठे हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि हम आदिवासी वो लोग हैं कि जो इस देश में उनकी हज़ारों या लाखों साल से इसी धरती पर पैदा हुए, इसी धरती पर अभी जी रहे हैं, यही ज़मीन पर हम पैदा हुए हैं। जबकि जनजाति में ऐसा है कि ऐसी कुछ जातियां हैं कि जैसे रबारी है, भरवाड़ है, जो गैर आदिवासी है ही नहीं, फिर भी उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, जो हमारे से सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर आगे है। और वो जो हमारा संविधान का दिया गया जो हमारा हक है, चाहे आरक्षण हो, शिक्षा में हो, नौकरी में हो, कहीं भी हो, वो लोग छीन रहे हैं। वो सबसे बड़ा नुकसान हमें वो आदिवासी की जगह जनजाति घोषित करने का कारण है। लीडरशिप की कमज़ोरी हमारे यहाँ पहले से है, वो हम देख रहे हैं। हमें पहले एहसास नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास इतनी बस्ती भी, इतनी हमारी जो तादाद है आदिवासियों की, वो इतनी कम थी बस्ती, जिसको क्या बोलते हैं कि आबादी कम थी। इस हिसाब से ज़मीन का प्रॉब्लम नहीं था, पानी का प्रॉब्लम नहीं था। जबकि हमारे एरिया में डैम बनाए गए, हमारा पानी दूसरे इलाकों को, गैर आदिवासियों को दिया गया, हमें पानी की बूंद भी नसीब नहीं हो रही है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर आया हुआ कडाल डैम का पानी हमें पीना भी नहीं मिलता है, खेती की बात तो दूर है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जब ये परिस्थितियां पैदा हुई, जब समस्याएं पैदा हुई, तो आपको लगा कि लीडरशिप को जो काम करना चाहिए था। बिल्कुल लीडरशिप ने कोई काम नहीं किया है। मैं राजू भाई आपसे बात करूंगा, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनमें से कोई बात करना चाहेगा हमसे? आप बात करेंगे? प्लीज़ खड़े हो जाइए, अपना नाम मुझे बता दीजिए। मेरा नाम पांडोर मणिलाल कुबीर भाई है। मणिलाल जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगातार, क्या आप ये मानते हैं कि आदिवासियों को वनवासी बुलाना या वनबंधु बुलाना या किसी और नाम से बुलाना सही नहीं है? उनकी असली पहचान आदिवासी के तौर पे ही है। जो ये जो शासन है वो हमारा आदिवासियों को बोलता है वनबंधु। ये हमारा ये क्या है, वो जो पेड़ीनामा चलता है ना, उसको ख़त्म करने की ये लोगों की साजिश है। जो ये 7 बार में जो पेड़ीनामा आता है ना, वो ख़त्म करने की उसकी साजिश है। इसलिए हम लोगों को वनवासी बोल दिया, वनबंधु बोल दिया। और हम मूल आदिवासी है, ये भारत देश का मूल निवासी है।
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मानगढ़ के इतिहास को लेकर काफ़ी जागरूक रहते हैं जी। और लेकिन ये कहा जाता है, कई बार इतिहासकार ये कहते हैं कि आप बहुत इमोशनल हैं इन चीज़ों को लेके, इसलिए कह रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ऐतिहासिक तथ्य नहीं है जो आप दावे करते हैं उनके। ऐतिहासिक तथ्य क्यों नहीं है? हम जो दावे करते हैं उसको तरोड़ मरोड़ के गैर आदिवासी करते हैं, इसीलिए उस तथ्य को ऊपर वाले लोग नहीं मानते। जबकि हकीकत जो अंग्रेज़ों ने लिखा है, हमारे साथ कोई अंग्रेज़ों ने गद्दारी नहीं की है, हमारे रियासत लोगों ने गद्दारी की है। झूठी शिकायत करके हम लोगों को ख़राब करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, हमारे शिक्षा में, संस्कृति में, बोली बोली में, भाषा में। और इन लोगों ने हमेशा, इनको समझ में आ गया है कि ये समाज, आदिवासी समाज या भील समाज आगे बढ़ जाएगा तो सबसे पहले हमारे साथ कुटाराघात किया तो शिक्षा के अंदर किया, इसके बाद में रिजर्वेशन में किया, इसके बाद हमारी भाषा में किया, इसके साथ हमारी संस्कृति के साथ कुटाराघात किया, और अभी तो ये भूमि अधिग्रहण करना चाहते हैं और इस आदिवासी भील समाज को इस धरती से खत्म कर देना चाहते हैं और इनकी पूंजीपतियों का राज करना चाहते हैं। हम रहे या नहीं रहे। सर जी, संक्षेप में कहिएगा गुरु। हाँ जी, देखो सर, मेरी बात एक है कि ये सब का मूल जो है गरीबी है। अगर इन लोगों को वो खेती में प्रावीण्य प्राप्त कर चुके हैं सब लोग आदिवासी हम भाइयों, और उनको पानी मिल जाए अगर सिंचाई का, तो ये सब का इलाज एक ही मैं दिखता हूँ। हाँ बिल्कुल, संक्षेप में बताऊंगा। हमारे आदिवासी के बाजुओं में इतना दम है कि हम किसी के पास भीख नहीं मांगते, खुद कमा के खाते हैं। हमें ज़रूरत है सिर्फ सिंचाई का पानी की, वो भी नर्मदा का पानी की। अगर हमारे खेत में, हर खेत में पानी पहुंच जाएगा, हमें सरकार की किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के आदिवासियों का कहना है कि वो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको आदिवासी के नाम से ही पुकारा जाना चाहिए। संविधान में उनको जनजाति कहा गया है, लेकिन उनको वनवासी कहने पर, वनबंधु कहने पर या कोई और पहचान देने पर आपत्ति होती है। आज जो आदिवासियों के पहचान के सवाल उठे हैं, उन सवालों के कुछ जवाब मिल पाएंगे। मैं भी भारत की पूरी टीम को यहाँ से अनुमति दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।